मेरा नाम राजेंद्र है, मैं शराबी हूँ। हाय हाय राजेंद्र राजेंद्र भाई। भाई। हाय कामिल भाई, हाय हाय एवरीबॉडी, हाय। मैं एक अल्कोहलिक हूँ और आज ईश्वर की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। आज ये का कुछ मेरे साथ संग है, तो मैंने शराब का पहला घूंट पीने की इच्छा भी नहीं हुई, पिया भी नहीं। और दोस्तों, आज मैं एकदम खुश इंसान हूँ। आराम से दिक्कतें आती है, उसका सामना करने की ताकत ईश्वर देता है। अल्कोहलिक एनोनिमस मुझे बहुत मदद करता है। और दोस्तों, मेरे पास स्पॉन्सर है, मैं सूरत नवजीवन ग्रुप मेरा होम ग्रुप है, मैं वहाँ का मेंबर हूँ। आज मुझे टॉपिक दिया है, 8वां 9वां कदम की बात करना है। दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस में आने से पहले मेरा बहुत भयंकर शराबी जीवन रहा है और मैंने शराब छोड़ने के बहुत ज़्यादा प्रयत्न किए हैं और मैं ईमानदारी से प्रयत्न करता रहा, लेकिन मैं कहीं भी शराब से दूर नहीं हो पाया, क्योंकि मुझमें इच्छा थी शराब बंद करने की, लेकिन पता ही नहीं चलता था फिर कैसे चालू हो जाती थी। और कुछ मेरे साथ ऐसा होता था, मुझे भी समझ में नहीं आता था। लेकिन हर एक की ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, वैसे ही मेरी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया और मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिला। अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिला, तभी तक मुझ में जीने की कोई इच्छा नहीं थी। लास्ट में ऐसा मेरी तकलीफ़ें हो गई थी, इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मैं मर जाना चाहता था। लेकिन मेरा जैसा शराबी अपने आप को ख़त्म करने के भी काबिल नहीं होता है और मैंने कभी कोशिश नहीं की। मेरी एक सोच आ गई थी कि अब शराब पी-पी के मर जाना है, अब मेरा कुछ हो नहीं सकता है। और इतने में मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिल गया और मैंने मीटिंग का रास्ता पकड़ लिया, सभी की मदद ली और सोब्रिटी के रास्ते पे चल गए पड़ा। मैं यहाँ कुछ और करने के लिए आया ही नहीं था। जब मैं 18 सितंबर 99 के दिन मेरा अल्कोहलिक एनोनिमस में एंट्री हुआ, तब मेरी और मेरे परिवार की सबकी एक ही इच्छा थी कि मैं शराब मेरा छूट जाए, मैं शराब की ज़िंदगी से मुक्त हो जाऊँ और मेरी भी यही इच्छा थी। मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था कि आगे और प्रोग्राम है, लेकिन एक ही सोच मगज में थी, दिमाग में थी कि बस अब मैं शराब से दूर रहना वो भी नहीं पता था, लेकिन मैं शराब छोड़ दूँगा। मुझे शराब की ज़रूरत महसूस नहीं पड़ेगी, ये तो कुछ पता ही नहीं था। लेकिन दोस्तों, आगे-आगे जैसे-जैसे मैंने एक-दूसरे का हाथ पकड़ के मैं आगे चलने लगा और शराब के बारे में सोब्रिटी मिलने लगी। मैंने बहुत गलतियाँ की है। वे और मेरा जैसा अल्कोहलिक गलती करने के बाद ही मानता है, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं आज़माइश करने वाला इंसान हूँ। अगर कोई ये बोलेगा, मेरे सभी लोग मुझे बोलते थे शराब अच्छी नहीं है, शराब को आप छोड़ दो, लेकिन मुझे ये पता ही नहीं रहता था और मैंने कई ड्राई ड्रंक की ज़िंदगी जी है, जो पहले ही मुझे मीटिंग का मैसेज मिला, तो मीटिंग रूम में मैं आया, मैं सब कुछ गँवा के आया था, यानी कि मेरे दिमाग से मैं हार चुका था। मुझे लास्ट मरने के सिवा और कोई विचार नहीं आते थे और मरने का डर लगता था। ये डर से मैं काँप उठता था, लेकिन शराब पिए बिना भी नहीं रह सकता था, शराब पीऊँ तो भी तकलीफ़ थी, ना पीऊँ तो भी तकलीफ़ थी। लेकिन ये क्लासरूम में मेरे साथ एक चमत्कार हुआ और मेरी सोब्रिटी चालू हो गई। मैं दारू से दूर रहने लगा। मेरा परिवार को भी एक हिम्मत मिल गई, मुझे भी एक आशा मिल गई कि हाँ, मेरा कुछ हो सकता है। वो टाइम पे हमारे कुछ यहाँ के मेंबर इसको आखिरी अदालत बोलते थे कि अपने लिए आखिरी अदालत है और ऐसा मैंने भी सोच लिया और मैं चुपचाप रास्ते पे चल पड़ा। दोस्तों, गलतियाँ की है, क्योंकि बाद में आने के बाद पता चला कि भाई शराब तो मेरा एक लक्षण है। शराब तो मेरा एक 12 कदम का, जब मैंने मेरी बिग बुक पहले अंग्रेजी में लिटरेचर था, मैं अंग्रेजी जानता नहीं हूँ। तो जब हिंदी में बिग बुक आई, तो मैंने एक स्पॉन्सर बना लिया था, जो हर एक इंसान को कुछ ना कुछ ठोकर लगती है, तो सब कुछ सिखा के जाती है। मुझे एक छोटी-सी ठोकर आई, तो मैंने स्पॉन्सर बना लिया। स्पॉन्सर क्या है, स्पॉन्सर के साथ क्या करना है, कुछ पता नहीं था। लेकिन आगे उसने मुझे एक हिंदी बिग बुक जब आई, तो हिंदी बिग बुक मुझे थमा दी कि हिंदी बिग बुक है,
पहली मेरे स्पॉन्सर ने मुझे प्रेजेंट दी थी और मैं पढ़ने लगा। जब मैं 12 कदम पढ़ता था तब मुझे आश्चर्य लगता था, यार अल्कोहल शब्द का प्रयोग नहीं किया है, पहला आधा स्टेप है कि हम शराबी है, और लास्ट में 12वां स्टेप में प्रयोग किया है कि भाई किसी और शराबी को मदद करो, मैसेज दो। मैंने ये पकड़ लिया, 2 स्टेपर प्रोग्राम, यानी कि पहला आधा स्टेप कर लिया, शराब से दूर होने लगा मीटिंग के ज़रिए, और डायरेक्ट 12वां आधा स्टेप, वो जो ईज़ी था। मेरा ऐसे एरिया में दुकान था कि मुझे आराम से अल्कोहलिक मिल जाते थे और मैं उसको मीटिंग में खींच के लाता था, लेकिन कोई सोबर नहीं हो पाया। दोस्तों, बाद में जब एक लंबी सोब्राइटी के बाद मैं मीटिंग को अच्छी तरह करता था, लेकिन मेरा जैसे शराबी की एक आदत होती है, मेरी आदत थी, इसलिए मेरी बात कर रहा हूँ कि जब मुझे सोब्राइटी मिलती है, पहले तो मैं सब कुछ करके एक ही बात सोचा हूँ, कब मैं ये में ही पड़ा रहूँगा। मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस ही चाहिए और कुछ चाहिए नहीं। लेकिन जैसे सोब्राइटी मुझे मिलती है, तो मैं यहाँ आर्थिक नुकसान करके बहुत आया हूँ। तो मेरी पहली दौड़ रहती है पैसे के पीछे, दूसरी दौड़ रहती है मेरे परिवार के पीछे, जो मैं कुछ मैंने गँवाया उसको मैं ठीक कर लूँ। तो मैं ए को साइड पे कर लेता हूँ। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बैलेंस करना। ना घर, काम, मीटिंग या हमारा जो है रिकवरी, सेवा और एकता, वो उसमें मैं बैलेंस नहीं कर पाता हूँ। मुझे बैलेंस ना करने की आदत है। जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो मैं ज़्यादा करता हूँ, और यही हमारी बीमारी का मूल है। हमारी जो 3 इंस्टिंक्ट है, जो प्राकृतिक है, जो ईश्वर की दी हुई है, उसमें भी ऐसा ही होता है कि मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है उसके पीछे मैं भागता हूँ, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और औरों के पीछे भागते-भागते मैं अपना और सभी क्षेत्र में नाकामयाब हो जाता हूँ। दोस्तों, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, एक लंबे अरसे के बाद मेरी स्लीप आई है। तब मुझे पता चला, तब मैं तो लकी था, मेरी स्लीप हुई है। मैं तुरंत ये में आ गया, मेरे पास स्पॉन्सर थे, उसने बहुत मदद की। उसका एक ही सवाल था कि तूने कल पिया है, आज क्या करना है? हैंगओवर है तो पीने जा, हैंगओवर नहीं है, ए का प्रोग्राम है, तीसरा रास्ता ही नहीं है। और मैंने ये रास्ता अपना लिया। तब उसने मुझे समझाया कि अब मैं तुझे मैसेज कौन-सा दूँ? तू मीटिंग से परिचित है, तू लंबे अरसे के बाद स्लीप हुआ है, तू मीटिंग से परिचित है, तू फेलोशिप से परिचित है। अब तेरे पास एक ही रास्ता है, जो आधे-अधूरे उपाय से कुछ हासिल नहीं होता है, वैसे ही स्टेप वर्क है, प्रिसाइज़ली करना पड़ेगा, बिग बुक को उठाना पड़ेगा, स्पॉन्सर की मदद लेनी पड़ेगी, बाद में हम अपने रास्ते पे। इसीलिए जोर देते हैं, बिग बुक में पहले ही लिखा है, प्रिसाइज़ली शब्द है अंग्रेजी में, चौक्कस तरीके से करना है, कार्यक्रम के हिसाब से, पहला स्टेप पहले आना चाहिए, दूसरा उसके बाद, दूसरे के बाद तीसरा। लेकिन मेरा जैसा अल्कोहलिक शॉर्टकट ढूँढने वाला इंसान है। लेकिन जब मुझे ये बहुत बड़ा फटका पड़ा, ईश्वर ने मुझे दूसरी इनिंग खेलने का मौका दिया, तो मैंने इसे झड़प लिया। मैंने चौकस तरीके से, मुझे भी पता चल गया अब मेरे लिए एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। तब मैंने 12 कदमों का प्रोग्राम उठाया। और दोस्तों, यहाँ बोलते हैं ना, आज मेरा टॉपिक है 8वां-9वां, तो क्या मैं यहाँ नीचे खड़ा हूँ, 10-12 कदम की एक सीढ़ी है, तो मैं डायरेक्ट 8वें 9वें के कुछ जंप लगा दूँगा? नहीं। मेरा स्पॉन्सर हर हमेशा बोलते हैं, हर हमेशा कोई भी चीज़ करो, शुरू से शुरुआत करो। आज भी मैं जब भी सेशन करता हूँ, सेशन लेता हूँ, आज मेरा कहीं स्पॉन्सर भी है, आज मैं अपने स्पॉन्सर की हेल्प लेता हूँ और प्रोग्राम बाँटता हूँ, बाँटने से और मिलता है। दोस्तों, तो हमारा हर हमेशा शुरुआत थोड़ी करो, कम करो, फटाफट कर लो, लेकिन शुरुआत तो पहले कदम से ही होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो हमारा पहला कदम के 2 ही सवाल है, हम अल्कोहलिक है, तो उसके 2 सवाल है। सभी को पता है, शायद यहाँ कोई न्यूकमर आज बैठा नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन 2 सवाल है। हम जब मीटिंग रूम में आते थे, तो हमें येलो बुक दी जाती थी। उसमें 20 सवाल थे, 20 क्वेश्चन थे। लेकिन यहाँ बिग बुक जब मेरे हाथ में आई, जब मैंने प्रिसाइज़ली पढ़ना चालू किया, बिग बुक पढ़ने का एक तरीका मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि अगर आपके पास बिग बुक है, आप पढ़ना चाहते हो, ईमानदारी से पढ़ो, पेंसिल हाथ में लो, पहले पेज से प्रस्तावना से चालू करो, और जहाँ-जहाँ आपकी पहचान मिलती है, वहाँ अंडरलाइन करो। और जहाँ-जहाँ समझ नहीं आती है, उसको भी टिक मारो, और अपने स्पॉन्सर से, या कोई 12 कदम कर चुका है, या कोई बिग बुक का ज्ञान
उसकी सोच अच्छी है तो आप उसके साथ चर्चा करके उसका सॉल्यूशन लो। दोस्तों, ये जब मैं करता हूँ तब मेरे सामने 2 ही क्वेश्चन रख दिए। ये 2 क्वेश्चन मैं बोलना चाहूँगा। पहला स्टेप के 2 क्वेश्चन है, पेज नंबर 44 पे है, जो अपनी नई एडिशन आ गई है। वो अंग्रेजी के साथ में ही है, उसका पेज नंबर है। तो 44 पे जब हमारा अग्निवध वी एग्नोस्टिक प्रकरण शुरू होता है, तभी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आप ईमानदारी से चाहते हो कि पूरी तरह छोड़ना, शराब छोड़ना चाहते हो, छोड़ नहीं पाते हो। तो मेरा हाँ आया था कि मैं पूरी तरफ नहीं छोड़ पाया। दूसरी चीज़ आई कि शराब की मात्रा में कंट्रोल कर सकते हो क्या? मैं नहीं कर पाया था। ये हमारे डॉक्टर ने बताए हुए 2 क्वेश्चन है। डॉक्टर ओपिनियन में इसकी बहुत बड़ी चर्चा हुई है। और दोस्तों, जब मैं ये दोनों क्वेश्चन का मेरे ज़िंदगी में हाँ में जवाब आ जाता है, तो मैं आराम से अपना पहला स्टेप खत्म कर सकता हूँ। दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मुझे इसके नीचे ही लिखा है, इसका एक ही उपाय है, आध्यात्मिक उपाय है। अगर आप शराबी है, आपने कबूल कर लिया, तो आपका एक ही रास्ता है, इसको आध्यात्मिक उपाय। तो मैं सोचता था, आध्यात्मिक बीमारी कहाँ पे है? आध्यात्मिक बीमारी बिग बुक में ही ये एग्नोस्टिक में 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। पेज नंबर 52 पे 8 क्वेश्चन है। मेरी व्यक्तिगत संबंधों, मेरी भावनाओं, मैं बात कर रहा था 8 क्वेश्चन की, जिंदगी के 8 सवाल। और उसके बाद तुरंत ही दूसरा कदम मेरी जिंदगी में आ गया। मेरे स्पॉन्सर जैसे ले गया, उसका एक ही सवाल है, कोई ऐसी शक्ति है उस पे मैं विश्वास करता हूँ या विश्वास करने की इच्छा रखता हूँ? तो मेरा जवाब आ गया कि हाँ भाई, मैं भी इच्छा रखता हूँ विश्वास करने की। तो मेरा जवाब आ गया कि हाँ, मैं वो शक्ति में मानने वाला हूँ, तो मेरा दूसरा कदम खत्म हो गया। मैं आ गया तीसरे कदम पे। यार, मेरी जीवन और मेरी इच्छा, मेरा जीवन या मेरी इच्छा और मेरा जीवन। हाँ, तो मैं तीसरे कदम पे जब आ गया, तो उसमें मुझे बताया कि तेरी इच्छा यानी तेरे विचार, हर हमेशा मेरे थॉट पहले आते हैं, मेरे दिमाग में विचार पहले आते हैं, बाद में जीवन यानी मेरी एक्शन। एक्शन मेरे थॉट के ऊपर, मेरे विचार के ऊपर आधारित रहती है। तो पहला उसने एक कॉन्सेप्ट बता दिया कि भाई, पहले तो अपने आप को ईश्वर मानना बंद कर। हमारी बिग बुक में लिखा है 62 पेज पे कि अपने आप को ईश्वर मानना बंद करो। और दूसरा उसने एक कॉन्सेप्ट दिया कि वो परम पिता है, मैं उनका संतान हूँ। वो दिग्दर्शक है, मैं एक्टर हूँ। वो मेरा नया मालिक है, मैं नौकर हूँ। मैं आ गया चौथे कदम पे। चौथे कदम में खोजपूर्वक, निडरता से, नैतिक लेखा जोखा, नैतिक यानी ईमानदारी से मुझे मेरी जीवन के अंदर झाँकना है। अभी जो मेरा जीवन है, मैं अपनी पिछली ज़िंदगी में चाहता हूँ कि मैं शराब के पास क्यों जाता हूँ? मुझे शराब पीने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? मेरा दिमाग क्यों कहता है कि तुझे राजेंद्र शराब पीने की ज़रूरत है? और हर हमेशा मेरा दिमाग, मेरी मानसिक जो बीमारी है, उसका एक ही लक्षण है। मेरा दिमाग कहता है कि थोड़ा-सा पी ले, थोड़े में कोई हर्ज नहीं है। तू आराम से दूसरों की तरह पी सकता है। और मैं मान जाता हूँ और मेरा एक्शन हो जाता है। फिर मेरी शारीरिक बीमारी चालू होती है, अंदर पैर जाने के साथ। और शारीरिक बीमारी मुझे बहुत दिक्कत देती है, क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं है। अगर इसीलिए बोले फर्स्ट पैग, पहला पैग मेरे लिए घातक है। और इसीलिए क्या है कि मुझे मेरी शारीरिक बीमारी का इलाज नहीं है, मेरा मानसिक बीमारी का इलाज है। मुझे मन से टोटली मानसिक परिवर्तन, टोटली मानसिक बदलाव लाना पड़ेगा। मेरे दिमाग को पूरा टर्न देना पड़ेगा। और दूसरों, इसी तरह जब ये कॉन्सेप्ट नक्की हुआ, तो 4 स्टेप में मुझे 4 आराम से, पहले मैंने बहुत बार 4 स्टेप किया है, लेकिन आधा-अधूरा बिग बुक के मार्गदर्शन से, मेरे स्पॉन्सर को साथ में रखते हुए मैंने जब 4 स्टेप किया, तो पहले मुझे रिसाइनमेंट यानी कि खुन्नस की इन्वेंटरी लेनी पड़ी और स्पष्ट मार्गदर्शन दिया गया। आज मेरा टॉपिक नहीं है, इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन ये मेरा एक स्वभाव है। मैं हर हमेशा एक-एक कदम करके ही आगे बढ़ता हूँ। तो रिसाइनमेंट रिसाइनमेंट के बाद फ़ियर दिया गया है, क्योंकि फ़ियर मेरा हर एक चीज़ में आता है। मैं अंदर से बहुत डरपोक इंसान हूँ, इसीलिए पहले रिसाइनमेंट दिया गया, बाद में फ़ियर दिया गया, बाद में तीसरा मेरा सेक्स कंडक्ट। सेक्स को मेरी उत्तेजना नहीं शेयर करना है। मैं सेक्स में कैसे बेईमान था,
वो शेयर करना है, वो लिखना है। और दोस्तों वो मैं लिखते गया तो चौथा आ गया, कोई किसी अनजान इंसान को मैंने नुकसान पहुंचा है, आज भी मेरे दिमाग पे वो सवार होता है। किसी रिक्शा वाले को मैंने मारा है तो वो रिक्शा वाला जब मैं देखता हूँ तो मुझे वो याद आ जाता है, उसका शक्ल याद नहीं है, उसका चेहरा याद नहीं, उसकी माफी मांगना है, उसका लिखना है। और ये जब लिख लिया तो पांचवें स्टेप में फर्स्ट बोल दिया कि अपने ईश्वर के सामने, मेरे अपने आप और एक अन्य व्यक्ति, ये बहुत महत्व की चीज है। क्योंकि मैंने किया इसलिए मैं आज शेयर कर सकता हूँ कि ईश्वर के सामने जब मैं अपना बिग फोर स्टेप पढ़ने जाता था तो एक दो वाक्य पढ़ के मैं बोलता था कि तू तो सब कुछ जानता है, मैं बहुत शॉर्टकट वाला इंसान हूँ, तू तो सब कुछ जानता है, आगे पढ़ने की इच्छा नहीं रखता। मैं अपने आप से कोई बात छुपाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो चीजें मुझे दिक्कत देती है उसे याद भी करना नहीं चाहता हूँ। अगर एक व्यक्ति के साथ मैं ईमानदार रहूँ, ईमानदार रहना ही पड़ेगा, विश्वास करना ही पड़ेगा। स्पॉन्सर का रोल मेरी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और मेरा डर है, डर काल्पनिक है। मैं एक आदमी से विश्वास कर सकता हूँ, आराम से कर सकता हूँ, क्योंकि हम इतने चालाक इंसान है कि हम किसी के सामने तरत खुले नहीं हो जाते हैं, पहले थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं, बाद में आगे जाते हैं। अभी उसके बाद मेरी कैरेक्टर डिफेक्ट पांचवें स्टेप में जब चौथा लिखा था तब बाहर आ गई। ये मेरा छठा कदम हो गया कि इतनी इतनी कैरेक्टर डिफेक्ट मेरी आई है तो मैं दूर नहीं कर सकता। और सातवां कदम साथ में ही आ गया कि ईश्वर मेरी कैरेक्टर डिफेक्ट दूर करो। अभी ये हो गया मेरा एक से सात स्टेप का काम। अभी मैं आ गया टॉपिक पे, हमारा आठवां स्टेप। तो मैं जब आठवें कदम पे आ गया तो आठवां कदम मुझे कहता है उन लोगों की यादी बनाओ जिसको तूने हानि पहुंचाई है, यानी मुझसे नुकसान हो चुका है। तो दोस्तों मेरी यादी तो बन चुकी है ऑलरेडी। जब मैंने फोर्थ स्टेप किया तो फोर्थ स्टेप में मेरी यादी आ चुकी है। फोर्थ स्टेप में जब मैं रिजाइनमेंट की बात करता हूँ, हर एक चीज में यही सेम होता है। तो रिजाइनमेंट में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया तो उसमें मेरी एक यादी आ गई। जब मैंने पहले लिखा रिजाइनमेंट का मैं हर हमेशा दो पार्ट कर रहा था। पहले में मैंने लिखा मेरे नाम, किस किस के साथ मुझे रिजाइनमेंट है वो लिखा। दूसरों में उसने क्या किया था लिखा। फिर मेरी कौन सी स्टिंग, मुझे कहाँ पे चोट आई वो लिखा। और दूसरा एक पार्ट है जहाँ मैंने नाम लिख लिया कि भाई ये मेरे नाम है, ये मेरा रिजाइनमेंट का पूरा थॉट आ गया, तीन तीन व्यक्ति पे मुझे रिजाइनमेंट है। तो मैंने उसका लिखा था। अभी मेन चीज लिखी कि यार मैंने क्या किया था। तो मैंने लिखा कि मैंने ये किया था। तो मैंने ये क्यों किया था, तो उसमें मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट आ गई तो तीसरी कॉलम में। और चौथी कॉलम में आ गया कि अब मुझे किस किस की माफी मांगना है, कौन सा की मदद की, मुझे किस किस की माफी मांगना है। और जब ये मेरे सामने आ गया तो मेरा आठवां कदम कंप्लीट हो गया, क्योंकि मुझे लिस्ट करना है, मुझे वो यादी बनानी है कि यार मैंने आठवां कदम की जब लिस्ट बना ली, फिर उसके स्पॉन्सर के साथ चर्चा करके हम उसका पार्ट बनाते हैं। पार्ट कैसे बनाते हैं, चार पार्ट बनाए हैं मैंने। चार पार्ट में पहला पार्ट है अभी, मैं किसी की माफी अभी मांग सकता हूँ, अभी यानी कि तुरंत मांगनी चालू कर देता हूँ। वो कैसी माफी है अभी, यानी कि किसी का पैसा का मैंने नुकसान किया है तो मैं उसको पैसा लौटा के अपना बोल के बोलता हूँ कि भाई ये तेरा, मैंने शायद ये नुकसान किया था तेरा और ये तेरा इतना होता है, इतना मैं ज्यादा देता हूँ ले ले। ये ईमानदारी आ जाती है। और मेरे अड़ोसी पड़ोसी जो है जिसको मैंने नुकसान, मैं उसको आराम से बोल सकता हूँ यार ये अल्कोहलिज्म में मेरी दिक्कतें हो गई थी, आप मुझे माफ करना, तो वो माफी अभी मिल जाती है। मेरे परिवार वाले लोग हैं जिसका मुझे मेरे वर्तन से अमेंड्स करना है, वहाँ सॉरी बोल के काम नहीं चलेगा, वहाँ मुझे मेरे बर्ताव को परिवर्तित करना है। मेरा जो थॉट है, मेरा जो दिमाग में चल रहा है, उसको मेरी टोटल मानसिक बदलाव लाना। पहले तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जैसा बेवड़ा ये प्रोग्राम पे नहीं आता है, तब क्या करता है कि मैं सुधर गया तो सारी दुनिया को सुधर जाना चाहिए, मैं इसको बदल दूंगा। तो मैं जब अपने परिवार वाले की माफी मांगता हूँ तो वो भी मेरा अभी, यानी कि मेरा प्रोग्रेस चालू हो जाना चाहिए, मेरे वर्तन में परिवर्तन आना चाहिए। मैं किसी को हेल्प नहीं कर सकता तो मुझे मुझे परेशान करने का कोई
मुझ में ताकत नहीं है। मैं उसको मेरे वर्तन से माफ़ी माँगता हूँ। मैं जब 8वें तक में माँगता हूँ माफ़ी, सोचता हूँ कि बाद में माफ़ी माँगना है। बाद में किसकी माफ़ी? तो बाद में क्या होता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे से दूर रहते हैं। मेरे एक मामी थी, उसको मैंने बहुत परेशान किया था। वो मुझसे 500 किलोमीटर दूर रहते। तो मैंने सोच लिया कि मैं इसकी माफ़ी माँगूँगा। और तीसरी चीज़ आती है शायद क्या माँगू ना माँगू मुझे पता नहीं है। मोरे मेरे पंथक से मुझे चर्चा करनी पड़ेगी कि मैं इसकी माफ़ी माँगू या ना माँगू, बराबर है? तो मेरा पंथक बताएगा, मौका मिलेगा तब हम माँगेंगे। क्योंकि ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो बहुत मेरे लिए बहुत दिक्कत करने वाली होती है। मुझे भी नुकसान कर सकती है और दूसरों को भी नुकसान कर सकती है। और जब ये माफ़ी मेरी चालू होती है, 3 पार्ट तो मैंने बताई। और एक चीज़ आती है मेरे स्पॉन्सर के साथ कि कभी नहीं, मैं वो मैं बहुत उतावला इंसान, तो मैं उतावले में मेरा उतावलापन है, जो मेरा जो अधीर इंसान हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है ये माफ़ी तो मैं पहले ही माँग लूँगा, लेकिन स्पॉन्सर हमें बताता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे कुछ लफड़े हैं, कुछ मेरा ऐसा कार्य है, तो उसकी मैं माफ़ी माँगने जाऊँगा, तो मुझे दिक्कत होगी। और मुझे दिक्कत होने के बाद ये चीज़ ऐसी है ना कि ये 4 पार्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जैसे आगे नहीं करते, 8वाँ स्टेप मुझे कहता है कि भई मुझे ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये सब अच्छी तरह करना पड़ता है। अगर मेरा माफ़ी का लिस्ट हो गया, 8वाँ कदम मेरा ऑलरेडी 4 स्टेप में हो ही जाता है, लिखने की बात खत्म हो जाती है, लिखना नहीं है मुझे कुछ भी। और और कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ मुझे प्रार्थना भी मदद करती है। क्योंकि हम कभी-कभी ऐसा होता है, कुछ हम जान जा हम कुछ छोड़ना नहीं चाहते, उसको पकड़ ही रखना चाहते हैं कि नहीं मेरा दिमाग ऐसा है, मैं इसकी तो माफ़ी माँगूँगा नहीं, क्योंकि वो 90% गलत है। मैं शायद हूँ थोड़ा गलत, लेकिन उसकी मैं माफ़ी नहीं माँगूँगा। तो वहाँ मुझे एक प्रार्थना दी गई है कि चलो जिसको मैं नहीं छोड़ना चाहता हूँ, माफ़ी माँगने के लिए ईश्वर से मैं प्रार्थना करूँगा कि शायद वक़्त आएगा तो इसकी भी माफ़ी माँगूँगा। ये प्रार्थना जो बोलते हैं ना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मुझे मेरा दिमाग ऐसा है, मेरे दिमाग में एक चीज़ फँस जाती है कि वो तो उसका ही सब गलती है, उसका ही उसकी गलती मुझे नहीं देखना है, मुझे मेरी गलती देखना है कि मैं जहाँ भी 1% भी गलत हूँ, वहाँ मुझे माफ़ी माँगनी पड़ेगी। और दोस्तों ये 8वाँ कदम का मेरा लिस्ट हो गया, 9वें की भी मैं दोनों की बातें साथ में होती है, क्योंकि चीज़ ही कुछ ऐसी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमारा छठा, 7वाँ जॉइंट कदम है, चौथा, 5वाँ जॉइंट कदम है, क्योंकि मुझे एक के बाद एक करना ही पड़ेगा। अगर मैं एक करके अटक जाऊँगा, अभी भी मैं 9वें कदम पे जब पूरी तैयारी करता हूँ, तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे चेतावनी भी देती और हमारे बार-बार मीटिंग रूम में पढ़ते हैं, 9वें कदम में के बाद हर एक कदम में एक-एक व वचन जिसको प्रॉमिस दिया गया है। वो 9वें कदम के प्रॉमिस जो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट प्रॉमिस मेरे जो है, वो मेरे मुझसे कब हो सकते हैं, जब मैं पूरा कार्य करने की तैयारी करूँ। जब मैं आधे आने से मैंने 4 चीज़ें आपको बताई। 8वाँ कदम का मैंने 4 पार्ट करके आपको मेरे स्पॉन्सर ने बताया था। अभी माफ़ी माँगनी है, बाद में माँगनी है। जब ये बाद वाली चीज़ खत्म हो जाती है, पहले मैं क्या सोचता था 12 कदम है, 12 कदम के आधे कर लिए चीज़, तो मुझे 9वें स्टेप के मेरे वचन मेरे प्रॉमिसेस फलसित होने लगे, नहीं होता है। 9वाँ कदम का आधा भाग करो। आधा शायद और कभी नहीं, वो 2 चीज़ हम नहीं कर सकते, स्पॉन्सर के माध्यम से करेंगे। लेकिन अब जब आधा करते हैं तो उसमें लिखा है, आधा कदम के बाद मेरे वचन है, मैं मुझे जो प्रॉमिस दी गई है वो फलीभूत होने लगते हैं। प्रॉमिस से बहुत मायना रखती है, क्योंकि 9वाँ कदम ही ऐसा है कि जो मुझे मैं कर सकता हूँ, आराम से कर सकता हूँ। जब मैंने ठान लिए, तीसरा कदम मेरा जैसे-जैसे मजबूत होता है, वैसे मैं 4 से 9 कदम कर सकता हूँ। वो मेरा भूतकाल है,
मेरा जो कहते हैं ना भूतकाल है वो मुझे बहुत पीड़ा देता है। मुझे अपना हृदय का मामला है, जो मेरा अंदर का दर्द है, जो मेरी अंदरूनी तकलीफ है, मुझे अंदर जो पीड़ा हो रही है, उसको निकालना है। और हम सोचते हैं, मैं कई बार उदाहरण भी देता हूँ कि हम अपने अंदर एक ऐसी शक्ति को विराजमान करना चाहते हैं, जिसको मैं ईश्वर बोलता हूँ, जिसको मैं भगवान बोलता हूँ। मेरा अलग है, आपका अलग है, सभी का अलग-अलग कॉन्सेप्ट है। तो उसको जब मैं चाहता हूँ, तो मुझे उसका क्लियर करना पड़ेगा। अब अगर उसमें वास आ रही है, उसमें कचरा है, चौथा पाँचवा कर लिया, छठे में कैरेक्टर डिफेक्ट सामने आ गई, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, माफ़ी नहीं माँगता हूँ, तो मेरा क्या होता है, सभी कचरा मेरा डस्टबिन मेरे ड्राइंग रूम में पड़ा है। वो कैसा बास मारेगा। इसीलिए बोले हैं कि सभी कदम 9 कदम तक 2 से 9 मुझे परफेक्ट करना है स्पॉन्सर के साथ। और जैसे-जैसे मैं क्लियर करते जाता हूँ, तो मुझे एक बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। एक बहुत बढ़िया क्या बोलते हैं सुकून मिलता है, जिसे मैं शराब में ढूँढता था, जिसे मैं शराब में खोजने जाता था। कोई चीज़ मेरे सामने आ जाती है। और दोस्तों ये चीज़ें मुझे निकालनी ही पड़ेगी, और जब मैं ये चीज़ें निकालता हूँ, तो मुझे मेरे वचन हैं, वो मेरे फलीभूत होते हैं। और दोस्तों यहाँ कई बार बोले हैं, 9वें कदम करने से पहले मेरे इरादे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे इरादे कई बार ऐसा होता है, मैं सामने से जाके किसी को गिड़-गिड़ा के माफ़ी माँगता हूँ, सॉरी बोलता हूँ, हाय हेलो बोलता हूँ, तेरे लिए बहुत महान है बोलता हूँ, और जैसे ही वो व्यक्ति चला गया, तो मेरे मुँह से गाली निकलती है। देखो, माफ़ी माँगना कोई बाहरी दिखाव का काम नहीं है, अंदर से माफ़ी आनी चाहिए। अगर 11वां कदम की प्रार्थना है, हमारे 12 कदम और 12 परंपरा में लिखी गई है, तुझे पहले मुझे माफ़ करना पड़ेगा। मैं अपने आप को पहले माफ़ करो। मैं दोषी हूँ, मैं अपने आप से पीड़ित हूँ, तो मैं पहले अपने आप को माफ़ी करूँ, पहले मैं स्वस्थ हो जाऊँ। मैं स्वस्थ होने के बाद मैं किसी को माफ़ी देते चला जाता हूँ, तो मुझे अपने आप माफ़ी मिलती जाती है। अगर कई बार ऐसा भी होता है, कई चीज़ ऐसी होती है कि मान लो कि मुझे माफ़ी नहीं मिली, वो उसकी इच्छा है। मेरा जो रोल है मैंने निभा लिया, बात खत्म हो गई। अभी मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँगा। एक एए मेंबर के साथ मैं एए मेंबर का एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मेरा एक एए मेंबर के साथ बहुत बड़ा खुन्नस था। जब मैं स्टेप पर पे आया, मेरे स्पॉन्सर ने बोला उसका खुन्नस निकालना है, तो कई चीज़ें हैं, 4 स्टेप में वो बताई गई है। अपने प्रॉस्पेरिटी प्रेयर है, बिग बुक ओल्ड बिग बुक में 552 पेज पे अपनी है कि उसके लिए प्रार्थना करो, जो मैं चाहता हूँ उसको दो। तो ये मैं करता हूँ। 79 का मेरे गुजराती का नंबर मुझे याद रहता है, हिंदी का नहीं याद रहता है। हमारे गुजराती में है, ये मेरा रास्ता है, ये मेरा पथ है। 2 पैराग्राफ का है कि भई वो मुझसे ज़्यादा बीमार है। भगवान मुझे तू गुस्से से बचा, मुझे मदद कर, गुस्सा मुझे ना आए इसलिए तू मुझे मदद कर। और मैं उसको प्रतिकार दलील करना नहीं चाहूँगा, उसके साथ वाद-विवाद में नहीं पड़ूँगा। तो ऐसे मुझे माफ़ी मिल सकती है। अभी मैंने ये मेंबर का नाम लिया, अभी नाम नहीं, एक बात बताई, मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मुझे एक ये मेंबर के साथ बहुत बड़ा खुन्नस था, तो मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि जब भी मीटिंग में तू जाता है, फिज़िकल मीटिंगें होती थी, ये मैं पुरानी बात कर रहा हूँ। तो फिज़िकल मीटिंग में जब भी मैं जाता था, वो मेंबर तुझे मिले, तुझे हाय हेलो बोलना है, तुझे कैसे हो भैया ऐसा बोलना है, उसको गले लगाना है, फिर तेरा काम खत्म। तू ये कोने पे बैठ और आवाज़ तो आ रहा है ना बराबर? तू एक कोने पे बैठ, मैं दूसरे कोने पे बैठ जाऊँगा। लेकिन मुझे थोड़े दिन के बाद, थोड़े महीनों के बाद एहसास हुआ कि मैंने उसे दिल से माफ़ कर दिया है। वो मेरे अच्छे दोस्त हो गए। दोस्तों ऐसा ही होता है। मैं रिज़ाइनमेंट लेके पढ़ता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि ज़ेर मेरे अंदर रहे। मुझे माफ़ी का जो टॉपिक है ना, अभी मैं एक पैराग्राफ ढूँढ रहा था, तो उसमें बता है कि भाई यार वो आदमी की मुझे टीका नहीं करनी है, वो 90% गलत है, लेकिन मैं कहाँ गलत हूँ वो ही मुझे ढूँढना है। वो ढूँढने के बाद मैं उसके पास जाता हूँ, उसे अपनी उसकी भूल कुछ नहीं दिखाता हूँ।
मेरे लिए प्रोग्राम ये कहता है कि मुझे आपकी माफ़ी माँगना है। पूरा वाक़या जब-जब मैंने नुकसान पहुँचा उसको वाक़या सुनाता हूँ। आप माफ़ करो ना करो ये मेरा प्रोग्राम है। अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं शराब पी लूँगा। कई लोग ऐसे मिले मुझे कि उसने मुझे माफ़ कर दिया। एक ही लोग ऐसा मिला, एक व्यक्ति ऐसा मिला, वो बोला चल अभी तू जाने दे, तू तेरे रास्ते पे, मेरे मेरे रास्ते पे हूँ। फिर मेरे दिमाग में से वो व्यक्ति निकल गया। माफ़ी माँगना ऐसा प्रोग्राम है। जब हम 9वाँ स्टेप खत्म कर लेते हैं, तो मुझे पता चलता है कि भई ये तो एक मेरे मुझसे बहुत बड़ी चीज़ हो। अगर मुझे कुछ करना पड़ेगा, कुछ ऐसे थॉट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसकी निंदा करने वाला नहीं हूँ। अगर मैं उसकी फिर निंदा करता रहूँगा, मेरे अंदर मैं ऊपर से माफ़ी माँगा है तो मुझे माफ़ी मिलने वाली नहीं है। मुझे मेरे जो 9वाँ कदम के जो प्रॉमिसेस है वो पूरे होने वाले नहीं है। मैं मुक्त और आनंदित जीवन नहीं बिता सकता हूँ, क्योंकि वो चीज़ मुझे खटकती रहती है। तो मेरा ये सोचना है, मेरा ये मानना है, मैंने ये किया है कि भई किसी को माफ़ करो, दिल से माफ़ करो। अगर आपके अंदर कुछ दिक्कतें हैं कि भई नहीं मैं इसकी माफ़ी नहीं माँगता हूँ, तो उसको थोड़ा साइड में डाल दो कि भई चलो स्पॉन्सर के साथ उसकी बहुत चर्चा करें कि माफ़ी माँगना योग्य रहेगा या नहीं रहेगा। अगर मैं माफ़ी माँगने जाता हूँ तो कुछ दिक्कतें आती है, वो मैं प्रार्थना करके जाता हूँ कि ईश्वर मुझे ये दिक्कतें आती है, तो मुझे ऐसी शक्ति दे के उसको मैं पचा डालूँ। मेरा रोल मैं ख़त्म कर सकूँ। और दोस्तों जब मैंने ये किया है और ऐसी मेरे साथ घटनाएँ हुई, जो संबंध बहुत सालों से बिगड़े हुए थे, वो संबंध अच्छे हो गए। और देखिए, घर वाले की माफ़ी हर हमेशा पहले ही आनी चाहिए। अ, अभी और शायद ये दोनों के बीच में मेरे परिवार में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये पीता था तो अच्छा था, एक कोने में पड़ा रहता था। मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। सिर्फ़ शराब से दूर रहना प्रोग्राम नहीं है, प्रोग्राम है डिपेंडेंसी को ख़त्म करना। किसी भी डिपेंडेंसी में मैं नहीं रहता हूँ। आज मेरी डिपेंडेंस में हूँ मेरी उच्च शक्ति के ऊपर। आज मैं किसी को सहन कर सकता हूँ। प्रोग्राम में 2 ही चीज़ मिलती है। मेरा ये मैं टॉपिक से भटक जाता हूँ। ये मेरा एक स्वभाव है, मुझे माफ़ करना। लेकिन मुझे ये में क्या मिला? मुझे 2 ही चीज़ मिलती है। पहला मिलता है निस्वार्थ प्रेम करना। किसी ने मुझे नहीं सिखाया। मेरी पत्नी को भी मैंने स्वार्थ से प्रेम किया। मेरे बच्चे को भी मैंने पहले स्वार्थ से ही प्रेम किया। मेरा कुछ न कुछ इरादा रहता है, कुछ न कुछ पाने की इच्छा रहती है। मैंने मेरे ईश्वर को प्रेम किया। मैं तो पिता था तब भी धार्मिक था। मैं ईश्वर के साथ ईश्वर के पास जाता था, मंदिर में जाता था और मेरी डिमांडें रहती थी, मेरी अपेक्षाएँ बहुत ज़्यादा रहती थी। लेकिन यहाँ मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस ने ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दिया कि इसको निस्वार्थ प्रेम बोलते हैं। जिस आदमी को हम पहचानते नहीं है, जिस आदमी को हम जानते नहीं है, उसको हम मदद करते हैं। इतनी मदद कि उसको मुँह के मुँह में से हम बाहर निकाल सकते हैं, अगर वो निकलना चाहता है तो। अगर स्पॉन्सर सब कुछ आपको देना चाहेगा, लेकिन आप लेना नहीं चाहते, मैंने ये किया है। मेरे स्पॉन्सर मेरे को सब कुछ देना चाहता था, लेकिन मैंने मेरा लेने का इरादा नहीं था। मैं बहुत संतुष्ट इंसान हो गया था कि बस इतना है, बहुत हो गया है, सबसे घातक है। और दोस्तों, पहला मिलता है निस्वार्थ प्रेम करना, दूसरा मिलता है टॉलरेंस, जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, इतना टॉलरेंस मेरे में आ सकता है, इतनी सहन शक्ति जो मुझे मिल सकती है, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। आज हकीकत है, आज इतना टॉलरेंस है और ईश्वर हमें अल्कोहलिक एनोनिमस में लाने का कुछ उद्देश्य है मेरे लिए। सभी बेवड़े को क्यों उठा के अल्कोहलिक एनोनिमस में नहीं मिलता है? उसका मैसेज क्यों नहीं मिलता है? मुझे मैसेज मिला है, मैं टिक गया। वो ईश्वर की सबसे बड़ी मेरे लिए वो ताकत है कि ईश्वर ने मुझे यहाँ टिका दिया। टिका के मैंने स्टेप वर्क किया, स्पॉन्सर के साथ प्रिसाइज़ली एक-एक कदम करने की कोशिश की। तो ज़िंदगी में जो चीज़ें मुझे सपने में भी पता नहीं थी, ये मेरे साथ हो सकता है। और दूसरी बात है, देखो दिन और रात है, वैसे सुख और दुःख है, हर एक दिक्कतें आती रहेगी, जीवन जीवन है। अगर डायरेक्ट सुख का ग्राफ चल जाए, जैसे हमारे हृदय के जो धबकारे होते हैं ना, वो अप डाउन होते हैं, वैसे ही ये जीवन है। अप डाउन आते रहेगी, लेकिन वो अप डाउन में सुख आए या दुःख आए, तो मैं कैसे स्थिर रह सकता हूँ, यही प्रोग्राम सिखाता है।
और आगे जाके प्रोग्राम तो बहुत सिखाता है। लेकिन ये 9वाँ कदम के जो मेरे टॉपिक था, मैं थोड़ा न्याय नहीं दे सका और तो अभी शायद मेरा टाइम भी खत्म होने की तैयारी में है, ऐसा लग रहा है। और दोस्तों, मैं 1-2 मिनट और शेयर करूँगा। हमारे ऊपर हम जब प्रिसाइज़ली प्रोग्राम के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, हम प्रोग्राम सीखने का कोई प्रोग्राम है ही नहीं, पहली बात। सीख के इसको आचरण में लाना पड़ेगा। जीवन के हर एक क्षेत्र में और हर हमेशा एक्शन छोटी बातों से ही होती है। छोटी-छोटी बातें जब हम करना शुरू करते हैं, तो बड़ी बात अपने आप हो जाती है। लेकिन मेरा जैसा बेवड़ा एक स्वप्निल दुनिया में रहता है। मैं सब कुछ सीख जाऊँगा, अच्छा शेयरिंग कर लूँगा, ऑनलाइन है, कौन मुझे पहचानता है? लेकिन मेरा बर्ताव जो है, मेरा जो वर्तन है, वो दिखता है और मेरा बर्ताव के बदले मुझे ऐसा लगता है कि मैंने क्या पाया है, वो मेरे नज़र में आ जाता है। दोस्तों, हर हमेशा मेरे इरादे चेक करो कि स्टेप पर करना ही है, तो मुझे क्यों करना है? मुझे क्यों करना है? मुझे वो दारू की ज़िंदगी वापस नहीं चाहिए, पहली चीज़ तो है। मुझे एक अच्छा जीवन जीना है, थोड़ी-सी ज़िंदगी है हमारे लिए। हम क्यों यार ईश्वर बन जाए, हम क्यों डायरेक्टर बने? हमें छोटा-सा रोल दिया है, तो हम एक्टर ही बन के खुश रहें। मेरा जो रोल है, आज भी मेरी सुबह में प्रार्थना रहती है कि यार ईश्वर, मैं तो कैरेक्टर लूज़ इंसान हूँ, मुझे मेरी कैरेक्टरों ने मुझे बचा। तू मुझे ऐसी हिम्मत दे, आज तेरी इच्छा क्या है वो मैं जान सकूँ और वो इच्छा पे मैं चलने की कोशिश कर सकूँ। आज प्रोग्राम अभी हम सिर्फ़ यही सोचते हैं, हमारा 12वाँ कदम कहता है कि हमारी 11 कदम के बाद आध्यात्मिक जागृति हो चुकी है। हम कुछ ऐसे मुकाम पे आ चुके हैं। अगर हम प्रिसाइज़ली 9 स्टेप करते हैं, हमारा भूतकाल खत्म हो गया। अभी वो बीमारी की बात छोड़ो, अब रिकवरी क्या है? रिकवरी की बात करो। यार मुझे दिक्कत थी, शॉर्ट में बता दिया, फिर रिकवरी बताओ कि मैं इसमें से कैसे बाहर आया? ये मेरे प्रॉब्लम थे, इसमें से मैं क्यों बाहर आया? किस तरह से मैंने बिग बुक की मदद की, किस तरह से मैंने स्पॉन्सर की मदद की और आगे जाके जब आप आगे मैं तो ये मानता हूँ, मेरे हर एक कौनसी को बोलता हूँ कि आप 3 कदम पे आ गए, दारू से खत्म आपकी बात हो चुकी। अब दारू आपकी ज़िंदगी से निकल गया, ये मैं मानता हूँ। अगर ये 3 कदम यानी कि मैं अपने आप को तीसरा कदम बोलता है ईश्वर मानना बंद करूँ, उसको मैं परमपिता मान लूँ, मैं उसका संतान हूँ, ये सब मान लूँ, तो आप प्रोग्राम देना भी चालू करो। अभी आप सीनियर हो चुके हैं, आपको लेने के साथ देना है, देने से ही प्रोग्राम बढ़ेगा। अभी मैंने कई सालों तक ऐसे घुमाया, लेकिन ये लॉकडाउन में मेरे स्पॉन्सर ने बोला कि आप देना चालू करो। अभी 9वें स्टेप के वचन है, वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ और मैं हेल्पिंग हैंड का बहुत-बहुत बड़ा आभारी हूँ। और दूसरी बात कि आज मैं मेरे टेलीफ़ोन या मेरा नेटवर्क की वजह से मैं बहुत बार लेफ्ट हो गया या मेरा लिंक टूट गया या किसी किसी मेंबर को दिक्कत हुई हो तो मैं सभी की माफ़ी माँगता हूँ और आज मैंने अपने आप से मेरे पास जो था वो देने की कोशिश की और कई बार ऐसा होते है हम भी थोड़ा विषय से भटक जाते हैं और भटकना हमारी आदत सी है और मैं फिर से माफ़ी माँगता हूँ। मैं 8वाँ 9वाँ कदम के शेयरिंग को शायद बहुत टच नहीं कर पाया हूँ, तो मैं माफ़ी माँगता हूँ और सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे सुना। थैंक यू वेरी मच।